हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं डेली यहाँ करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ। आज है 29 जून 2023। तो यहाँ पे देखेंगे डेली करंट अफेयर की वीडियो, वो भी मैप के साथ। ठीक है, तो मैं ये 2 दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा व्यस्तता थी, मैं आपको बताया नहीं था। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन फिर से अब कंटिन्यू रहेंगे हम लोग आज से। आपको पता था कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होने वाला था, तो मैं थोड़ा सा पेपर देने चला गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका सीएस के सीएम क्लासेज में। और डेली आपको वीडियो यहाँ पे अब मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग गुस्सा ना होइएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा बकरा ईद की, जिसे हम ईद अल अधा भी कहते हैं। ठीक है, ईद अल अधा भी कहते हैं। तो सभी को इसकी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा नंदी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कि नंदी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पशु चिकित्सा दवा और टीकाकरण को एनओसी देना। ठीक है, जो पशु के चिकित्सा में दवाएं यूज होती हैं, जो वैक्सीन यूज होती हैं, तो उनके काम में तेजी लाने के लिए एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए। इसका परीक्षण हो चुका है, मतलब तमाम तरह का इस पे जो पाबंदियां होती हैं उनको यहाँ पे दूर की जाएगी। ठीक है, तो नंदी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पशु चिकित्सा दवा और टीकाकरण को एनओसी देना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे नंदी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नंदी का फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, साइड में लिखा है नंदी का फुल फॉर्म एनओसी। उसी में नंदी में ही इंक्लूड है ये, एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड एनोक्यूलेशन सिस्टम। ठीक है, एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड एनोक्यूलेशन सिस्टम। एनोक्यूलेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टीकाकरण। ठीक है, टीका करना। ठीक है, यानी कि टीकाकरण और चिकित्सा का जो प्रणाली है उसमें एनओसी देना ही नंदी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो नंदी पोर्टल क्यों लाया गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। पोर्टल का मतलब क्या होता है? रास्ता, एक और रास्ता खोजना। ठीक है, तो पोर्टल जो होता है ये एक रास्ता देता है। ठीक ठीक है, अगर पोर्टल जब स्टार्ट किया जाता है कोई भी, तो उसको सुगम बनाने के लिए किया जाता है। तो टीकाकरण को सुगम बनाने के लिए पोर्टल स्टार्ट किया गया, ताकि ज़्यादा इसमें वो ना हो बवाल। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि भौतिक रूप से काम होता है, तो इस ऑफिस में ये काम पेंडिंग है, ये यहाँ पे टीका अप्रूवल हुआ कि नहीं, ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो इसके कागज अप्रूवल हुए कि नहीं। तो इस तरह से अप्रूवल लेते लेते काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इस लंबे समय को कम करने के लिए, यानी कि इस जो प्रक्रिया है इसके इंतजार को कम करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, नंदी पोर्टल। ठीक है, और अभी क्यों लॉन्च किया गया? अभी क्योंकि आपको पता है कि पशुधन जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, पशुधन टीकाकरण अभियान, उसके तहत क्या टारगेट रखा गया है कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक जो फुट एंड माउथ डिजीज है जो पशुओं में होते हैं उनको कंट्रोल करना है। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे हम कहते हैं खुरपका और मुंहपका रोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है खुरपका मुंहपका रोग? तो जो मवेशी होते हैं, ठीक है, खासकर ये दुधारू जो मवेशी जो दूध देने वाले होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, उनमें ही ज़्यादातर ये रोग होता है। तो जो मवेशी होते हैं उनके मुंह में छाला पड़ जाता है, तो जिससे कि छाला धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर वो फूट जाता है। ठीक है, जिससे कि उनको बहुत ही पेन होता है, वो खा नहीं पाते, जो खाएंगे नहीं तो वो दूध कहाँ से देंगे। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। जो किसान हैं उनके वो इकोनॉमी पे खतरा आ सकता है। तो इसलिए खुरपका मुंहपका रोग को कंट्रोल करने के लिए 2025 तक पशु टीकाकरण अभियान चलाया गया। ठीक है, और 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि इसको उन्मूलित कर दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को तेज़ी से करने के लिए नंदी पोर्टल को यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे इस स्लाइड को। और ये फूड एंड माउथ जो डिजीज है वो खासकर दूध देने वाले जानवरों में ही ज़्यादातर होता है। आगे चले तो नंदी पोर्टल जो ऑप्शन और दिया गया, जैसे वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना, तो ये जो एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल आया था उसके माध्यम से ये बताया जा रहा था कि वैदिक ज्ञान जो परंपराएं हैं, यानी कि जो श्लोक हैं संस्कृत में हैं, बहुत ही रिजिड टाइप के हैं, उसको समझने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक पोर्टल लाया गया था, वैदिक हेरिटेज पोर्टल, जिस पे आप आसानी से वैदिक जो ज्ञान परंपराएं हैं उनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक झरनी योजना पोर्टल आई थी जिसका उद्देश्य था कि जो झारखंड के युवा हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार देना। ठीक है, एक सेक्रेट पोर्टल आया था जो इसका फुल फॉर्म होता है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ठीक है,
यानी कि जो सीनियर पर्सन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको रोजगार दिलाना, ठीक है, और ताकि वो डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जी सकें। ओके, तो आगे चले। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में जिंद से चलाई गई। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि जिंद किस राज्य में पड़ता है। जिंद जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है, वो किस राज्य में पड़ता है, ये आपको बताना। ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब आपको है हरियाणा। हरियाणा में पड़ता है जिंद जिला। ठीक है, तो ये जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है भारत की, अभी ये तो इसका प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप कहने का मतलब ये है कि इसी बेस पे 2024 यानी मार्च 2024 तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, यानी कि अभी ये कह सकते हैं एक तरफ से ये कह सकते हैं डमी पीस है, डमी ट्रायल है इसका। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि इस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक भारत में चलाई जाएगी। और ये ट्रायल, डमी ट्रायल यानी प्रोटोटाइप कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से लेके, मतलब जो हरियाणा में, ये देखिए आप यहाँ पे हरियाणा की लोकेशन है। हरियाणा की बाउंड्री पाकिस्तान से नहीं लगती, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हरियाणा में जिंद से लेके सोनीपत तक, ठीक है, जिंद डिस्ट्रिक्ट से लेके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट तक ये हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, इस बात का याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछता है कि किस रेलवे द्वारा, तो ये नॉर्दर्न रेलवे द्वारा ऐसा किया गया, नॉर्दर्न रेलवे द्वारा। ओके, आगे चलें। तो अगर हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ट्रेन इतनी मायने हमारे लिए क्यों रखती है, क्योंकि ट्रेन तो बहुत सारी चलती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये छुक 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 करते हुए सब ट्रेन चलती हैं, ये देखिए इनसे बहुत ही ज़्यादा एमिशन होता है कार्बन का। ठीक है, कार्बन का, जैसे कोयला से चलने वाली ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा कार्बन का एमिशन होता है उससे। पेट्रोल से, डीजल से, जो पारंपरिक हमारे फ्यूल हैं, उनसे चलने वाले से बहुत ही ज़्यादा एमिशन कार्बन का होता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो इन सबको कम करने के लिए हम क्या किए, पहले तो गए हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक भी जो उत्पादित की जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करने समय उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होता है, ग्रीन हाउस गैसेज उत्पादित होती हैं। तो इसको भी रिप्लेस करके, इलेक्ट्रिसिटी को भी रिप्लेस करके अब हम हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। से क्या फ़ायदा है, हाइड्रोजन से ये फ़ायदा है कि कार्बन एमिशन कम होगा। और जो भारत ने टारगेट रखा था 2021 में, जो COP26 में भारत ने टारगेट रखा था कि 2070 तक हम क्या करेंगे कि जीरो का ग्रीन हाउस गैस कर देंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि जो भी कार्बन एमिटिंग सिस्टम है, पहले जैसे कि मान लीजिए परिवहन से संबंधित है, वहाँ पे हम लोग जीरो कार्बन कर देंगे। ठीक है, ये 2070 तक भारत का टारगेट है। तो 2070 तक टारगेट पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन इसमें काफ़ी सहायता देगी। ठीक है, काफ़ी सहायता देगी। वो भी कैसे, देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, वो जैसे कि जैसे मान लीजिए जल ले लेते हैं। ठीक है, जल का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला H2O होता है। यहाँ से हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके एक फ्यूल सेल होता है। ठीक है, एक फ्यूल सेल होता है ऐसा, इसमें दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भेज देते हैं, और ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है, इससे क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं। और मोटर चलाते हैं तो उससे जो भी डिवाइस है उसको चला सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन है तो ट्रेन ही चला सकते हैं, उस हिसाब से हैवी वो फ्यूल सेल भी होता है और मोटर भी होता है। तो वो चला के हम क्या करते हैं, एमिशन कम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। सॉरी, तो इसका आंसर क्या हुआ कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में जिंद से चलाई गई है, और ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को यूनिसा का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यूनिसा का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ठीक है, जो आउटर स्पेस है यानी कि अंतरिक्ष के बाहर बात की जा रही है। जो आउटर स्पेस है उसका जो खोज होता है, आउटर स्पेस में क्या हो रहा है, क्या हलचलें हो रही हैं, कौन देश क्या कर रहा है वहाँ पे, तो इन सब पे निगरानी कौन रखेंगे, जो यूनिसा की डायरेक्टर बनी है आरती होल्ला मैनी जी। ठीक है, अभी आरती होल्ला मैनी जी को यूनुसा का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो ऑप्शन में दिया गया उसको अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये देखिए, जो नूतन रुंगता जी हैं, इनको इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या किया गया है कि डायरेक्टर ऑफ यूएसए ईस्ट कोस्ट नियुक्त किया गया। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो शाखा यूएसए में खोली गई, वो भी ईस्ट कोस्ट में, तो वहाँ पे इनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अगर हम रूबी सिन्हा की बात करें, तो ये सी@वर्क जो है कंपनी, सी@वर्क, उसके फाउंडर हैं रूबी सिन्हा। ठीक है, और इनको अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो इकोनॉमिक वाला सिस्टम है, जोन है, इकोनॉमिक कहने का मतलब जो
कॉमर्स एंड चैम्बर्स वाला जो जोन है ब्रिक्स का, ठीक है, उसमें इनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया रूबी सिन्हा को। तो रूबी सिन्हा, नूतन रुंगता और आरती होल्ला मैनी, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यूएसए की बात हो रही थी, ये अपना सुंदर भारत यहाँ दिखेगा आपको, और ये दिखेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके नॉर्थ में दिखेगा कनाडा इधर आपको, और यहाँ पे दिखेगा अमेरिका, और यहाँ पे दिखेगा मैक्सिको, ठीक है। और इधर ये है अटलांटिक महासागर, और यह है पैसिफिक ओशन, यानी कि पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये अलास्का दिखेगा, जो ये अमेरिका का ही एक पार्ट है अलास्का, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और यूएन की बात हो रही थी, यूनाइटेड नेशन की बात हो रही थी, यूनिसा उसी का पार्ट है, यूएन का ही। तो यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा वो न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा, और न्यूयॉर्क सिटी यहीं पे है, अमेरिका में ही पड़ता है, ठीक है। अगर यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो इसमें अरबी, ठीक है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांसीसी और रशियन और स्पेनिश, ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं यूएन में, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ये कहें आपको कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, महासचिव कौन है यूएन का, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो इसके महासचिव हैं, ठीक है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यूएन की, उसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है, तो 2023 में तो ये यूएई कर रहा है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है, ठीक है। क्यूएस, अब बहुत लोग कहेंगे क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये ऊपर लिखा है क्वार्केरली साइमंड्स, ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। क्वार्केरली साइमंड्स एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है, विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी रैंकिंग जारी करती है। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं या शोध करना चाहते हैं, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान सिलेक्शन होता है कि आप इसकी साइट पे जाएं, क्यूएस वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग साइट पे, और वहाँ पे देख लीजिए सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस क्षेत्र में वो आ गया, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसलिए ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। तो सबसे शीर्ष यूनिवर्सिटी इस बार भी कौन है, ये 12 वर्षों से लगातार कह सकते हैं ये शीर्ष पे बनी हुई है, और वो है एमआईटी यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ती है एमआईटी, जिसका पूरा नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये एमआईटी है जो शीर्ष स्थान पे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। तो और जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये इंग्लैंड में है, हार्वर्ड जो है वो अमेरिका में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, देखिए सबसे टॉप पे आपको दिखेगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा, ओके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। तो जब ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है तो विश्व की सभी यूनिवर्सिटी को लिया जाता है इसमें। तो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, तो भारत की है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे को टॉप यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, और इसमें देख लीजिए आप जो 2023 में रैंकिंग आई थी, ठीक है, उसमें आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पे था, और 2024 में जो क्यूएस रैंकिंग आई है उसमें इसने ग्रोथ करके 149 स्थान यानी कि 150 यूनिवर्सिटी के में अपना स्थान ये बना लिया है, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे याद रखेंगे 149वें स्थान पे है। तो आगे चलें। अगला न्यूज है कि अभी हाल ही में किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये एक कवि हैं तो इनका नाम है प्रिया ए एस हैं, ये एक कवि हैं, तो इनको ये मिला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। और जो ऑप्शन में दिया गया उनकी बात अगर मैं कर लूँ तो अरुंधति राय को आपको पता ही है कि इनको यूरोपियन एस्से प्राइज फॉर आज़ादी, मतलब इनकी जो आज़ादी नाम की किताब थी उसके लिए इनको 45 नंबर का यूरोपियन एस्से प्राइज दिया गया था, ठीक है। और सलमान रुश्दी की बात करें तो इन्होंने प्रेस्टिजियस जो जर्मन पीस प्राइज है उसको जीता है, ओके। फिलहाल ये डबल हो गया है, एक दो बार हो गया, तो इसको आप एक ही समझिए, ठीक है। सलमान रुश्दी विंस प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023। आगे चले। तो अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का सदस्य बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो अगर आप तस्वीर को देख के समझ गए होंगे तो ये हैं झूलन गोस्वामी जी, ठीक है। ये इंडियन क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, और ये अभी इंटरनेशनल जो फॉर्मेट है क्रिकेट के उससे संन्यास ले चुकी हैं, और इनको अभी हाल ही में एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट जो कमेटी होती है उसमें सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो भारत की तरफ से सौरव गांगुली जी हैं और झूलन गोस्वामी जी हैं, ठीक है। अभी झूलन गोस्वामी जी को बनाया गया, इससे पहले सौरव गांगुली जी को बनाया गया था, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप देखिए ये हैं वो सदस्य जो एमसीसी विश्व क्रिकेट कमेटी में शामिल हैं।
उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे सौरभ गांगुली जी शामिल हैं और इधर दिखेंगे आपको झूलन गोस्वामी जी को भी शामिल कर लिया गया है। तो साथ ही में अभी तो झूलन गोस्वामी को अकेले नहीं शामिल किया गया, इसके साथ में और जैसे कि दो और क्रिकेटर थे, जैसे कि एक का नाम था हैदर नाइट, ठीक है, हैदर नाइट को भी अभी शामिल किया गया और ओ एन मॉर्गन को भी अभी शामिल किया गया, ठीक है। भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी, ओके, उसके बाद हैदर नाइट एक है, उनको शामिल किया गया था, एक ओ एन मॉर्गन को शामिल किया गया, ठीक है। तो अगर हम एमसीसी की बात करें तो जो आईसीसी इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इससे पहले हुआ करता था एमसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है मैरीलोवेन क्रिकेट क्लब। इससे आईसीसी से पहले यही एमसीसी ही था जो रूल रेगुलेशन बनाता था, ठीक है, क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, उसमें क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, तो आईसीसी से पहले वही बनाता था। लेकिन अब जब एमसीसी रूल बनाता है तो वो आईसीसी से गुजरता है, मतलब आईसीसी से होकर जाता है रूल रेगुलेशन कि यह फॉलो किया जाए कि ना किया जाए। तो वही है एमसीसी क्रिकेट कमेटी। ये लोग क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि कैसे क्रिकेट खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, क्या नया रूल होगा, क्या नया रूल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें शामिल कर लिया गया है झूलन गोस्वामी जी को। आगे चलें तो अभी हाल ही में आपने चर्चा में देखा होगा कि जॉन बैनिस्टर गुड एनफ की बात हो रही है। इनसे संबंधित पूछा जा रहा है कौन से कथन सत्य है यहाँ पे। तो इनका संबंध अमेरिका से, सही है, ठीक है। इन्होंने लिथियम आयन बैटरी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सही है। इन्होंने लिथियम आयन की बैटरी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही कथन है, ठीक है। तो आगे चलें तो अगर हम नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये हैं जॉन बी गुड एनएफ, ठीक है, ये हैं जॉन बी गुड एनएफ, जिनको 2019 में एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। ये अकेले व्यक्ति नहीं थे, इनके साथ 2 लोगों को और मिला था। एक का नाम था एम स्टैनली, ठीक है, एक का नाम था अकीरा योशिनो, ठीक है। ये तीनों लोगों को ज्वाइंटली 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और किसके लिए मिला था, तो लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला था। इसकी खोज इन्होंने किया था, डेवलप कैसे किया था इनको। तो ऐसा नहीं है कि खोज अभी सो के उठे अब तुरंत खोज कर दी, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए इन लोगों को सम्मानित किया गया था, ठीक है। आज के समय में आप देखेंगे लिथियम आयन बैटरी, आप आईपैड चलाएं, ब्लूटूथ चलाएं, ठीक है, आप बसेज में देखेंगे कि बैटरी वाली बसेज चल रही, बैटरी वाली गाड़ियाँ चल रही हैं। आईफोन में देखेंगे, कैमरे में देखेंगे, लैपटॉप में तमाम तरह के डिवाइसेज में आज अब लिथियम आयन बैटरी का यूज हो रहा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले की जो बैटरी होती थी उनकी कैपेसिटी जब बढ़ानी होती थी तो साइज भी बढ़ाना होता था, लेकिन लिथियम आयन बैटरी में खासियत ये है कि छोटे साइज की होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को 2019 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो जब ये 2019 की बात हुई तो लेटेस्ट बात कर लेते हैं। लेटेस्ट में जो 2022 में दिया गया था अवार्ड, 2022 में दिया गया था। अब 2023 का क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2023 का अवार्ड कब मिलेगा, 2023 का अवार्ड मिलेगा 10 दिसंबर को, ठीक है। अक्टूबर में घोषणा हो जाती है कि किसको किसको अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ये वितरित होता है 10 दिसंबर को, जब अल्फ्रेड नोबेल जी का पुण्यतिथि होता है, उसी दिन इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, मानवता को मानवता के लिए जो खोज की जाती है कि जिससे मानव जाति को फ़ायदा होता है, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जितने भी अवार्ड होते हैं, ठीक ठीक है, सब अवार्ड स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक, सब स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन जो पीस प्राइज होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। ये देखिए, ये है स्वीडन, सभी अवार्ड स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन जो पीस प्राइज होता है, नोबेल का जो पीस प्राइज होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं 2022 के नोबेल प्राइज विनर की बात करूं तो फिजिक्स में देखिए एलन एस्पेक्ट को दिया गया था, फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया, केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया, इकोनॉमी में 3 लोगों को दिया गया, और शांति के लिए भी 3 लोगों को दिया गया, ठीक है। और लिटरेचर में 1 लोगों को दिया गया, और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र चिकित्सा में 1 लोगों को दिया गया। लिटरेचर में जो एनी एरनॉक्स हैं उनको दिया गया था लिटरेचर में, और जो चिकित्सा में जो है स्वैंटे पापो को दिया गया था, ठीक है। बाकी फिजिक्स में देख लीजिए एलन एस्पेक्ट, और फिजिक्स में ही जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर, ठीक है। और पीस की बात करें तो एलन बिलियात्स्की जो है उनको दिया गया था, एलिस बिलियात्स्की को दिया गया था, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरियल को दिया गया था, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया था पीस के लिए। केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे देख लीजिए तो कैरोलिन बार्टोजी को दिया गया था,
मॉर्टेन माल्डोल को दिया गया था, बैरी शार्पलेस को दिया गया था। इकोनॉमी में देख लें तो बेन बार्नैन को दिया गया था और डगलस डायमंड और फिलिप डेविग को। ठीक है, तो ये है नोबेल 2022 के विनर। ओके, तो फिलहाल ये करंट अफेयर में आज के वीडियो में इतना ही। मैं जो 2 दिन गैप कर दिया था, अब मैं आगे वाले आने वाले वीडियो में उन सबको कवर कर दूंगा। ठीक है, आज से अब मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैप के साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। और भी जो भी क्लास होंगी, जैसे कि ज्योग्राफी की जो मैं चला रहा था सीरीज, उसको मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते ही रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।